नमस्ते बच्चों, आज के इस ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आपने देखा था, सेमुसी भाग 2 जो क्लास 10 में चल रहा है, आपका एनसीईआरटी की जो बुक है, सीबीएसई बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, दोनों में ये पुस्तक लागू है। यहाँ हम लोग सुभाषितानी पाठ 6 का लेसन 6 का हम लोग चैप्टर अभी देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने इससे पहले मतलब पिछले क्लास में 5 श्लोकों की व्याख्या हम लोग देख चुके थे, उसके अर्थ को समझ चुके थे। इस क्लास में हम लोग बाकी जो 5 श्लोक है, 6 से लेकर के 10 तक का अर्थ और व्याख्या और उसमें प्रयोग होने वाले जो व्याकरण के शब्द हैं उससे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे जल्दी से देख लें ताकि फिर इसमें व्याकरण भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग एक बार वाचन कर लेते हैं, इसके बाद फिर जो है हम इसके व्याकरण भाग को भी देखेंगे। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभी तुर्गाश्च तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। ठीक है, ये हमारा 6ठा श्लोक है, 6। कहता मृग, मृग कहते हैं हिरण को। यहाँ पर एक समान सील वाले प्राणियों का किस तरह से दूसरे जीवों के साथ या प्राणियों के साथ मेल होता है उसके विषय में बताया गया है। जैसे कि मृग जो है, आप देखिएगा, मृग के साथ ही संगम, संगम मतलब साथ, अनुव्रजन्ति उसी के पीछे वो दौड़ता है, भागता है, उसी के साथ वो रहता है। जितने भी हिरण हैं या पशु है, जिस भी प्रकार का पशु है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं वो कुत्ते, बिल्ली या शेर के साथ रहते हों। चूँकि उनका अपना रहने का जो ग्रुप है, उनका अपना जो एक समूह है वो एक अलग है, और फिर दूसरे प्राणियों का, दूसरे पशुओं का जो समूह है वो अलग है। तो हम लोग इसमें यही देख रहे थे कि मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, एक मृग जो है वो दूसरे मृगों के साथ ही रहना पसंद करता है, उसी के पीछे वो भागता है, उसी के साथ खेलता है, अपना वास करता है। उसी प्रकार से गावश्च गोभी, गावश्च गौ शब्द है, ठीक है, और बहुवचन में इसके यदि आप संधि विच्छेद को देखें तो गावह जोड़ च, गावश्च। तो जो गौवें हैं, जो गायें हैं, वो गोभी गायों के साथ रहना पसंद करते हैं। तुरगाश्च तुरंगैः, तुरग जो घोड़े हैं वो अपने दूसरे तुरंगों के साथ, दूसरे घोड़ों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ। मूर्खाश्च मूर्खैः, जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं, ठीक है ना, वो मूर्खों के साथ रहना पसंद करते हैं। वो कभी भी नहीं देखेंगे कि किसी न किसी विद्वान के साथ वो रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो मूर्खा जोड़ च, मूर्खाश्च, तो मूर्खाश्च मतलब मूर्ख लोग, मूर्खों के साथ। सुधिया सुधीभिः, और जो सुधी जन हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो लोग विद्वान हैं, जो ज्ञानवान हैं, वो हमेशा ही सुधियों के साथ ही, विद्वान लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। अर्थात समानशील व्यसनेषु सख्यम, सख्यम मित्रता, इनकी जो मित्रता है, इनकी जो रहन सहन, वेशभूषा, बातचीत जो होती है, इनका जो अपना जो प्रकृति होता है, इनका जो स्वभाव होता है, वो अपने स्वभाव के प्राणियों के साथ, जीवों के साथ या मनुष्यों के साथ रहना ज़्यादा वो पसंद करते हैं। वही कहा कि समानशील मतलब एक समान सील वाले में, चाहे वो एक समान का सील हो या आदत हो, इन सभी के बीच में ही मित्रता होती है। ठीक है, तो हमें लगता है कि इसका अर्थ काफ़ी स्पष्ट हो गया होगा कि कोई भी, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने ही सील, स्वभाव और आदत वाले प्राणियों के साथ रहना और मित्रता पसंद करते हैं। कहने का भाव इसका यही है। इसके व्याकरण को आप देखेंगे तो नीचे मैंने कर दिया है, संगम जोड़ अनुव्रजन्ति, संग अनुव्रजन्ति, गावह जोड़ च, तुर्गाः जो तुरंगैः, मूर्खा जोड़ च। नेक्स्ट 7वां है, इसमें सेवितव्य महावृक्ष फल छाया समन्वितः, यदि दैवात फलम नास्ति छाया किन निवार्यते। ठीक है, सेवितव्य महावृक्ष,
फल छाया समन्वित, कहता फल और छाया से युक्त, समन्वित मतलब होता है उससे जो युक्त है, उससे जो भरा पूरा है। ठीक है, कहता ऐसे ही महान वृक्ष का सेवन करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। यहां पर सेवितव्य का तात्पर्य है आश्रितव्य, आश्रय लेना, उसके शरण में, उसके साथ में रहना। तो कहता है कि फल और छाया से विद्यमान जो महान वृक्ष है, जो बड़ा वृक्ष है, उसी के आश्रय में व्यक्ति को रहना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखिएगा महावृक्ष में कर्मधारय समास है। महान वृक्ष, महान जो है वृक्ष का विशेषण हो जाएगा, विशेषण विशेष संबंध के कारण, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कहा कि फल और छाया से संबंधित महावृक्ष के ही आश्रय में रहना चाहिए। यदि दैवात, यदि दैवात भाग्यात, यदि भाग्यवश, यदि उस वृक्ष में फल नहीं है, फलम नास्ति, नास्ति न जोड़ अस्ति, नास्ति, यदि फल नहीं मिला उस वृक्ष से, छाया के निवारित, तो छाया भला कौन रोक सकता है? फल नहीं मिलेगा तो छाया तो आपको अवश्य मिलेगी। कहने का मतलब है कि वैसे वृक्ष के, यदि बड़े वृक्ष का आप आश्रय लेते हैं तो फल और छाया दोनों ही आपको प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश, मौसमवश, आप जो देखिएगा मौसम बदल गया तो फल अगर आपको उस वृक्ष से, उस पेड़ से नहीं प्राप्त होता है, तो छाया प्राप्त होने में कोई नहीं रोक सकता है। कहने का मतलब है कि यदि आप बड़े लोगों के साथ रहते हैं, महान पुरुषों के साथ रहते हैं, तो हो सकता है कि बहुत आपको धन या और कुछ प्राप्त नहीं हो, तो कुछ न कुछ ऐसे गुण आपके अंदर जरूर आ जाएंगे जिससे कि आपका कि किसी न किसी रूप में कल्याण ही होगा, भला ही होगा। इसलिए बड़े वृक्ष का कहने का आशय यही है कि ऐसे सज्जन पुरुषों के साथ, ऐसे ही माने क्या कहें, बड़े से बड़े जो महात्मा हैं या जो महापुरुष हुए, उन्हीं के विचारों, आचारों, आदर्शों को मानकर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, उन्हीं के आश्रय लेने चाहिए। ठीक है, इसका भी व्याकरण आप देखेंगे तो नीचे दिया हुआ है, सेवितव्य जुड़ महावृक्ष, महावृक्ष में महान वृक्ष कर्मधारय समास, फल जोड़ छाया समन्वित, फल छाया समन्वित। अगला है 8वां, अमंत्र मक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, आप ध्यान दें। कहता अमंत्रम जोड़ अक्षरम, यहां मैंने संधि विच्छेद कर दिया, अमंत्रम जोड़ अक्षरम, मूलम जोड़ अनौषधम, न योग्य अयोग्य, नए समास है। ठीक है, तो अमंत्रम अक्षरम, कहता ऐसा कोई अक्षर नहीं है, अमंत्रम अक्षरम, कहता ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र रहित है, जिन अक्षरों का, जिन शब्दों का प्रयोग आपको मंत्रों में न उपलब्ध होता हो, न मिलता हो। इसलिए मंत्र रहित अक्षर ऐसा कोई भी न अस्ति नहीं है। न अस्ति नास्ति, संधि विच्छेद है। मूलम अनौषधम, मूलम जड़म, मूल जो है किसी वृक्ष के मूल अथवा जड़ को मूल कहते हैं। तो कहा कि कोई भी जड़ ऐसा नहीं है जो अनौषधम, जो औषधि से अनुक्त हो, जिसका प्रयोग औषधि में न होता हो, ऐसा कोई भी मूल अथवा जड़ नहीं है। मतलब हर पौधा का जड़ किसी न किसी औषधि के रूप में, दवा के रूप में हमारे जीवन में उसका उपयोग होते रहता है। इसलिए औषधि रहित कोई भी ऐसा मूल या जड़ किसी पौधे का वो नहीं है। अयोग्य पुरुष न योग्य इति अयोग्य, अयोग्य पुरुष नास्ति, कहता है ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जिस पुरुष या जिस व्यक्ति के अंदर कोई न कोई योग्यता नहीं रहती हो। योग्यता का भाव है, कहने का मतलब हर व्यक्ति में कुछ न कुछ उसके अंदर अपनी खूबी है, कुछ न कुछ उसके अंदर गुण है। ठीक है, जरूरत है उसे पहचानने की। आपके अंदर यदि गुणों को परख करने की क्षमता है तो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छे गुणों को आप खोज सकते हैं। दुर्गुणों को तो सभी खोज लेते हैं, लेकिन उसके अंदर कौन से अच्छे गुण हैं, इसे खोजना बहुत आवश्यक होता है और उसे खोजने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। ठीक है, तो वही कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अयोग्य होता है, हर उसके अंदर कुछ न कुछ उसके अंदर योग्यता होती है। योजकस तत्र दुर्लभ, जरूरत है तो किसका? योजक का। योजक कहते हैं जोड़ने वाले को, एक तरह से पारखी कहें, जिसको परख करने की क्षमता है, चाहे कौन सा ऐसा जड़ है जो औषधि युक्त है, कौन सा ऐसे
व्यक्ति है जिसके अंदर हर प्रकार के गुण हैं या कौन कौन प्रकार के उसके अंदर योग्यता है, उस योग्यता को उसके अंदर से निकाल करके हम समाज में उसे दें। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों की जरूरत है, उसी को हम लोग योजक कहते हैं। योजक मतलब जोड़ने वाला था, योजक जोड़ तत्र, तत्र मतलब वहां, मतलब इस संसार में उस जगह पर योजक की आवश्यकता है, जो कि बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बहुत कम मिलते हैं जो इन प्रकार के पारखी वस्तुओं का परख कर सके, देख सके। ठीक है, तो इसलिए इस श्लोक का बड़ा ही सरल अर्थ है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं इसके व्याकरण भाग को देख करके। अगला है 9 नंबर में, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्तम मय तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमय तथा। ये श्लोक है 9वां। कहता संपत्तौ, संपत्तौ का मूल शब्द है संपत्ति और विपत्तौ का मूल शब्द है विपत्ति। संपत्ति मतलब सुख में और विपत्ति मतलब दुख में। कहता है संपत्ति और विपत्ति मतलब जब व्यक्ति समृद्ध होता है, जब बहुत धनवान हो गया, बहुत ऐश्वर्यशाली हो गया, ठीक है, या फिर वो विपत्ति में ही क्यों ना हो, अधिक से अधिक विपत्ति या कष्ट में क्यों नहीं हो, अधिक से अधिक दुख में क्यों ना हो। कहता है जो लोग महान होते हैं तो महापुरुषों में हमेशा ही एक रूपता देखी जाती है, एक समानता देखी जाती है। मतलब चाहे वो सुख हो, चाहे अत्यधिक उसे सुख की प्राप्ति हो या उसे अत्यधिक दुख की प्राप्ति होती हो, दोनों ही परिस्थितियों में जो महान व्यक्ति होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनमें एक रूपता देखने को मिलती है। ठीक है, किस प्रकार से? तो इसके लिए कवि ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है। कहता है उदय सविता रक्तो, सविता कहते हैं सूर्य को, सविता का मूल शब्द सवित्री है, सविता सवितारो सवितारह इसका रूप चलता है, त्रिच प्रत्यय लेकर के बना है शुद्ध धातु से। ठीक है, तो कहता है उदय सविता रक्तो, कहता है कि सविता मतलब सूर्य, उदय रक्तः, उदय काल में सविता सूर्य जो है वो उदय काल में रक्त होते हैं, मतलब लाल होते हैं। जब उनका उदय होता है उस उदय के काल में, जब सूर्योदय होता है तो उस समय में भी वो लाल रंग में होते हैं, और जब उनका अस्त होता है रक्तश्च अस्तमय तथा, तथा और रक्त ही उनका वर्ण होता है उस समय भी जब वो अस्त होते हैं। मतलब उदय काल हो या अस्त काल हो, डूबने का समय हो या उगने का समय हो, दोनों ही स्थितियों में सूर्य का जो रंग होता है, जो वर्ण होता है, वो रक्त होता है, लाल ही होता है। मतलब दोनों में उनकी एक रूपता देखने को मिलती है। ये महापुरुषों का ऐसा ही लक्षण होता है। ठीक है, अगला देखें, लास्ट इसमें है 10वां। कहता है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेत धावने वीरः भारस्य वाहने खरः। कहता है ये जो संसार है बड़ा ही विचित्र है, इसलिए कहा कि विचित्रे संसारे, संसारे का विशेषण है विचित्रे। कहता खलु निश्चित रूपेण अस्मिन विचित्रे संसारे किंचित अपि निरर्थकम नास्ति। कोई भी वस्तु जो प्रकृति ने, जो ईश्वर ने हमारे सामने दिया है बनाकर, वो निरर्थक नहीं है। मतलब हर वस्तु का कोई न कोई अर्थ है, कोई न कोई प्रयोजन है, किसी न किसी प्रयोजन से उसे बनाया गया है। इसका उदाहरण कवि देता है। कहता कैसे? कहता अश्वः चेत, घोड़े को यदि आप देखें, चेत मतलब यदि, अश्वः जोड़ चेत, चेत यदि अश्वः धावने वीरः, घोड़े को आप देखिएगा तो दौड़ने में बड़ा वीर होता है, काफी तेजी से भागने में, काफी उसे अगर कहीं दूरी में आपको दूर से दूर जाना हो तो इसलिए आप अश्व का, घोड़े का हम लोग प्रयोग करते हैं, प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग अश्व का चयन करते हैं, घोड़े का चयन करते हैं, क्योंकि दौड़ने में वो काफी उसे महारत हासिल होता है। तो अश्वः चेत धावने वीरः, यदि वो दौड़ने में घोड़ा अगर वीर है तो भारस्य वाहने खरः, खरः मतलब गर्दभः, गर्दभः गधा जिसको हम लोग कहते हैं। तो भार ढोने में गधा को देखिएगा, उसका आकार प्रकार बड़ा ही छोटा होता है, लेकिन भार उसके ऊपर जितना भी दे दें उस सारे भार को वो ढोते हुए दूर से दूर वो चला जाता है, उसके ऊपर जितना भार आप दे दें। तो भार को वहन करने में गधा काफ़ी वो सफिशिएंट होता है, वो काफ़ी ये युक्त होता है। तो दोनों का कहने का मतलब है कि अश्व यदि दौड़ने में है तो गधा को कहें कि यदि वो छोटा है
तो भार ढोने में उसे महारत हासिल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का जीव जंतु प्राणी इस सृष्टि में, इस प्रकृति में हमारे पास यदि उपलब्ध है, प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया है, तो हर उस चीज़ की कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसकी उपयोगिता है। ज़रूरत है कि उसे हम कैसे ढूंढ सकें और उसका हम समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसका हम उपयोग कर सकें कि किस वस्तु का कहाँ हमें किस समय कब और कहाँ उपयोग करना है। चलिए, आज का हम लोग का ये क्लास यहीं समाप्त होता है। आपका लेसन 6 यहीं कंप्लीट होता है। इसके व्याकरण के सारे शब्दों को जो जो मुख्य है, बहुत कुछ मैंने भर्बली आपको बता दिया है और जो कुछ है वो आपको कुछ नीचे मैंने लिख दिया है। यहाँ देख किंचित जोड़ निरर्थकम, यहाँ जो है किंचिन न जो है जब टूटेगा तो में बदल जाएगा, क्योंकि बाद में न जो है अनुनासिक वर्ण है, इसलिए किंचित का जो त है वो भी अपने अनुनासिक में चेंज होकर के न हो गया है। आप यदि हमारे व्यंजन संधि को देखेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वहाँ पर मैंने संधि के बड़ा ही अच्छे से मैंने तरीका बताया है कि कब त जो है न बदल जाता है, कब विसर्ग जो है श में बदल जाता है, किस किस परिस्थिति में, उसका काफ़ी मैंने बृहद चर्चा किया है। इसलिए उन वीडियो को आप जरूर देखें, काफ़ी उससे आपको लाभ मिलेगा। तो किंचित जोड़ निरर्थकम, इस प्रकार से अश्व जोड़ चेत, अश्वश्चेत, ठीक है। खर गर्दभ का पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार से ये आपका लेसन आज का यही हम रोकेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। ये ध्यान रहे कि अभी जो अचानक मैंने इस वीडियो में जो पार्ट 6 मैंने दिया है, चूँकि लॉकडाउन के चलते आपको पता होगा कि कुछ ऐसे लेसन हैं जिनको कि कट किया गया है, सिलेबस को छांटा गया है। तो अभी हम फिलहाल उसी पाठ पर मेरा ज़्यादा ध्यान है। आपके सामने वीडियो अभी फ़िलहाल आ रहा है जो कि अभी आपके जैक बोर्ड या CBSE बोर्ड में जिसे सिलेक्ट किया गया है लॉकडाउन के चलते 40% सिलेबस को कट करके। बाकी भी सारा चैप्टर हम लोग देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इस पर हम लोग का फोकस ज़्यादा है ताकि आपको अधिक से अधिक परीक्षा में लाभ मिल सके। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को यहीं रोकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।